तो मैंने सभी को म्यूट कर दिया है और आप क्वेश्चंस को नोट कर लेना। आज हमारा टॉपिक है बाल अरिष्ट। जब भी हम लॉन्जिविटी निकालते हैं तो हम देखते हैं बाल अरिष्ट टर्म एक्चुअली यूज़ की जाती है जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है या चाइल्ड का जन्म होता है तो वो जन्म के कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसको बाल अरिष्ट योग कहा जाता था। मगर करंट टाइम में आप उसे डेथ मानकर ना चलें, क्योंकि जब मेडिकल साइंस में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी तो माँ और बच्चे की जान को हमेशा खतरा बना रहता था। लोगों के कई सारे बच्चे पैदा होते थे और उनमें से हार्डली एक या दो या तीन बच पाते थे और अधिकतर केसेस में माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती थी। तो कौन से कॉम्बिनेशन है जो ये इंडिकेट करेंगे? मगर मॉडर्न टाइम में देश काल पात्र के हिसाब से इसे मृत्यु या डेथ से लिंक ना करें। बाल अरिष्ट योग यदि किसी की कुंडली में है तो आज के समय में ऐसा माने कि वो बच्चा सीरियसली बीमार हो सकता है। डेथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं हो सकती, मगर उसे हमेशा ही डेथ मानकर आप नहीं चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्शन है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है कुंडली के अंदर, बहुत अधिक पीड़ा है, तभी उसे हम डेथ मानकर चलेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बाल अरिष्ट, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति, कंडीशन ऑफ मून। तो मून मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चाइल्डहुड में, मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि मून एफ्लिक्टेड है तो वो अरिष्ट कॉज कर सकता है चाइल्ड को भी और मदर को भी। तो आपको कुंडली में देखना है कि नेटिव का चंद्रमा तो एफ्लिक्टेड नहीं है, किस तरीके से एफ्लिक्शन होगा ये भी मैं बताने वाला हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लग्न एंड लग्न लॉर्ड। इन जनरल आपकी हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में किसी भी नेटिव के सभी इवेंट के बारे में, उसकी जिंदगी कितनी स्ट्रगल से जाएगी, कितनी आसानी से गुजरेगी, उसकी कुंडली में कौन से योग हैं, वो अपने फल भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो वो लग्न और लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यदि लग्न और लग्न लॉर्ड वीक है तो आपकी कुंडली में कितने भी मजबूत योग होने के बावजूद भी आपका सर्वाइव डिफिकल्टी होगी। और बच्चे की कुंडली के अंदर यदि दुर्योग है और उसकी लग्न वीक होगी तो वो बचना मुश्किल हो जाएगा। मगर उसकी कुंडली में दुर्योग है और लग्न स्ट्रोंग है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एट्थ हाउस एंड एट्थ लॉर्ड। तो एट्थ हाउस को आयु भाव भी बोलते हैं और उसको मृत्यु भाव भी एक्चुअल में बोलते हैं। तो एट्थ हाउस आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भाव होता है आयु का और डेथ दोनों का। तो ये आपका इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाई एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक्स। एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड पर बेनिफिक्स का एस्पेक्ट हो तो वो प्रोटेक्शन हो जाता है। यदि मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो, एट्थ हाउस के अंदर मेलिफिक बैठा हो या एट्थ हाउस को मेलिफिक अशुभ ग्रह देख रहे हो तो वो भी बाल अरिष्ट के लिए एक नेगेटिव योग है ऐसे बच्चे की। और यदि उसके अंदर पीड़ा है और अदर तरीके के अफ्लिक्शन है तो ऐसे बच्चे की डेथ होने की पूरी संभावना होती है। बट सैटर्न प्लेस्ड इन एट्थ हाउस प्रमोट्स लॉन्जिविटी। आठवें भाव के अंदर यदि शनि बैठा हुआ है तो वो उम्र प्रदान करता है, मगर कंडीशन है उसे रेट्रोगेट या वक्री नहीं होना चाहिए। यदि सैटर्न वक्री है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो रेट्रोगेट नहीं है, एट्थ हाउस में आयु कारक है तो वो बाल अरिष्ट से आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट होता है केंद्रस। जो कुंडली के केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, वो पिलर होते हैं कुंडली की, स्ट्रेंथ होते हैं कुंडली की। यदि किसी के केंद्र भाव स्ट्रोंगर हो तो वो जिंदगी की सभी तरीके की परेशानियों से, उसकी कुंडली में जितने भी खराब योग है उनसे साफ बचकर निकल जाता है। तो यहाँ पर केंद्र स्थानों की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मगर केंद्र में यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो वो उसकी कुंडली में आपकी ट्रबल लेकर वो पैदा हुआ है। छोटी सी भी परेशानी उसको बहुत खराब रिजल्ट दे देगी, थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन है तो वो परेशानी आएंगी उसकी लाइफ के अंदर। इसी तरीके से बाल अरिष्ट में डायरेक्ट बेनिफिक इन केंद्र प्रोटेक्ट द चाइल्ड। यदि शुभ ग्रह हैं केंद्र में तो प्रोटेक्ट करेंगे, मगर अशुभ ग्रह हैं तो वो हार्म करेंगे। रेट्रोगेट बेनिफिक कैन नॉट प्रोटेक्ट। यदि बेनिफिक बैठे हुए हैं केंद्र में अगर वो वक्री या रेट्रोगेट है तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और मेलिफिक कहीं गलती से बैठ गए, वो रेट्रोगेट हैं तो वो तो बहुत ही हार्मफुल हो जाएंगे, वर्स हो जाएंगे और वो बिल्कुल चाइल्ड को सेव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका हर एक केस में दशा और गोचर की इंपॉर्टेंस होती है कि आपके मेलिफिक प्लैनेट्स की यदि दशा चल रही हो, मेलिफिक प्लैनेट्स का गोचर इन्फ्लुएंस कर रहा हो बच्चे की लग्न को और कंसर्न हाउसेस को, तो भी उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल कॉम्बिनेशंस फॉर अरिष्ट आर बेस्ड ऑन अबव 5 कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड होते हैं सभी के सभी कॉम्बिनेशंस। क्लासिकल कॉम्बिनेशन देखिए कौन कौन से बाल अरिष्ट के लिए यूज होते हैं।
तो जैसा हमने बताया चंद्रमा की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुंडली के दो स्थानों में चंद्रमा बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें में, और उस पर मेलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस हो, कि यदि अशुभ ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहे हो तो वो बाल अरिष्ट कॉज कर सकता है। बच्चे की चाइल्डहुड के अंदर ही डेथ होने की संभावना होगी, और आज के समय में बच्चा बीमार जरूर होगा, काफी सीवियर बीमार हो सकता है। सेकंड, इफ मेलिफिक आर प्लेस्ड विद मून और आर इन केंद्र फ्रॉम मून, इट इज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। अशुभ ग्रह यदि चंद्रमा के साथ बैठे हो, चंद्रमा आप कहीं भी हो, चाहे 6-8-12 में, जरूरी नहीं है, चंद्रमा आपका जहां भी बैठा है और उसके साथ अशुभ ग्रह बैठे हैं, और या फिर चंद्रमा से केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो वो भी चाइल्ड के लिए हार्मफुल होंगे। अब वो किस हद तक हार्मफुल होंगे, कोई और एफ्लिक्शन है तो वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं, नहीं बीमारियां उसको बचपन में जरूर देंगे। If moon is in Lagna in Papkartri, unexpected by benefic, while malefic are in the 7th and 8th house। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है एक्चुअली बालरिष्ट का। यदि मून लग्न में बैठा है पापकर्त्री में, इसका मतलब लग्न भी पापकर्त्री में होगी और मून भी पापकर्त्री में हो गया, मतलब लग्न और मून दोनों पापकर्त्री में हो गए, और उन्हें कोई बेनिफिक प्लेनेट नहीं देख रहा है, मेलिफिक प्लेनेट देख रहा है, और मेलिफिक 7वें और 8वें घर के अंदर बैठे हैं। द चाइल्ड डाइज विद द मदर, क्योंकि मून मदर को भी इंडिकेट करता है, तो मदर की भी डेथ हो जाती है, जैसे पहले के समय पर बच्चे के जन्म के समय माँ की डेथ हो जाती थी, वो ये कॉम्बिनेशन है। दिस इज ए वेरी पावरफुल एंड ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग रेमेडियल मेजर शुड बी अंडरटेकन। तो इसे ध्यान से समझे। आपकी लग्न के अंदर चंद्रमा है, पापकर्त्री में चंद्रमा है, तो लग्न भी पापकर्त्री में हो गई, और 7वें और 8वें भाव में, 7वां भाव मारक भाव है, 8वां भी मारक भाव हो जाता है, इन दोनों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो वो ना ही बच्चे के लिए बल्कि उसके माँ के लिए, चाइल्ड एंड मदर दोनों की डेथ होने की पूरी संभावना होती है। फर्दर, इफ बर्थ लग्न फॉल्स इन, ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो अशुभ दृष्टिकोण होते हैं। 3 दृष्टिकोण होते हैं आपके। एक लग्न 30 डिग्री की होती है, तो 0 से 10 डिग्री फर्स्ट दृष्टिकोण होता है, 10 से 20 सेकंड होता है, 20 से 30 डिग्री थर्ड दृष्टिकोण होता है। यदि निगारा दृष्टिकोण के अंदर हो लग्न, निगारा दृष्टिकोण होता है 1 से 10 डिग्री कैप्रिकॉर्न में, या पक्षी दृष्टिकोण में हो, वो 11 से 20 डिग्री जेमिनाइन में पक्षी दृष्टिकोण होता है, और सर्प दृष्टिकोण हो 21 से लेकर 30 डिग्री कैप्रिकॉर्न के अंदर। इनका मीनिंग क्या है आप ध्यान से समझे जरा। सर्प दृष्टिकोण किसी और को भी बोलते हैं, या 2 तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, कि आपके जो चाइल्ड जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसकी लग्न में कैप्रिकॉर्न साइन राइज हो रहा हो, और उसकी लग्न की डिग्री 1 से 10 हो, या मिथुन राशि राइज हो रही हो आपकी, और लग्न की डिग्री 11 से 20 हो, उसको पक्षी दृक्कना बोलते हैं, या कैप्रिकॉर्न साइन राइज हो रहा हो, तो कैप्रिकॉर्न में 1 से 10 डिग्री या 21 से 30 डिग्री। तो जिन भी बच्चों की चाइल्ड की लग्न कैप्रिकॉर्न होती है और 1 से 10 और 21 से 30 डिग्री होती है, तो वो उनको चाइल्डहुड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उनकी डेथ तक कॉज कर सकती है। इफ इट इज एसोसिएटेड विद द मेलिफिक विदाउट एनी एसोसिएशन ऑफ बेनिफिक, देयर विल बी बाल अरिष्ट। मतलब इसमें मेलिफिक का एसोसिएशन जरूरी है। यदि मेलिफिक एसोसिएटेड नहीं है तो डेथ कॉज नहीं करेंगे, और बेनिफिक एसोसिएटेड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू ब्रैज जातिका, जो क्लासिक है वरामीर का, उसने कहा कि जब सर्प दृक्कोण को उसने डिफरेंटली डिफाइन किया। सर्प दृक्कोण होता है यदि आपका कैंसर साइन के अंदर 2nd एंड 3rd, स्कॉर्पियो में 1st एंड 2nd, और पाइसेस में 3rd। इसका मतलब है, देखिए जल तत्व की राशि है, मैं बताता हूं आपको। जल तत्व की राशियां होती हैं आपकी 4, 8, 12। अब 4 साइन के अंदर आपका 2nd एंड 3rd दृक्कोण का मतलब होता है 10 से 30 डिग्री तक यदि लग्न हो, या 8 साइन के अंदर स्कॉर्पियो में आपका ये लग्न आपकी हो जाए 10 से 20 डिग्री, वो 0 से 20, 1st एंड 2nd दृक्कोण बोलते हैं इसको। एक दृक्कोण 10 डिग्री का होता है, 0 से 10 फर्स्ट होता है, 10 से 20 सेकंड होता है, और 20 से 30 थर्ड होता है। और पाइसेस के अंदर यदि ये हो जाए आपका 20 से 30 डिग्री लग्न हो जाए, तो इसे सर्प दृक्कोण में माना जाता है। और यदि लग्न सर्प दृक्कोण में हो, ये वाटर साइन है 4, 8, 12, तभी भी वो बाल अरिष्ट कॉज करती है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रैज जातिका, सर्प दृक्कोण आर 2nd एंड 3rd ऑफ कैंसर। यहाँ पर सर्प दृक्कोण
21 से 30 डिग्री कैप्रिकॉर्न है, मगर बृहस्पति जातिका इसको मानती है। इसी तरीके से बृहस्पति जातिका के हिसाब से पक्षी दृष्टिकोण यहाँ पर दे रखा है 11 से 20 डिग्री जेमिनाइन, मगर बृहस्पति जातिका कहती है कि आपका सेकंड ऑफ जेमिनाइन, फर्स्ट ऑफ लियो, सेकंड ऑफ लिब्रा एंड फर्स्ट ऑफ एक्वेरियस। मतलब ये है कि आपका जेमिनी, लियो, लिब्रा, ये तीनों हो गई। जेमिनी में 11 से 20 डिग्री आपका पक्षी दृष्टिकोण है, लियो में 0 से 10 डिग्री पक्षी दृष्टिकोण है, लिब्रा में 10 से 20 डिग्री पक्षी दृष्टिकोण है, और एक्वेरियस में 0 से 10 डिग्री पक्षी दृष्टिकोण है। ये आपकी इनमें तीन तो देखिए वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 और एक लियो होगी आपकी। ये ऑड राशियां हैं, 3, 5, 7, 9 को छोड़ दीजिए 11। इन राशियों के अंदर यदि इन पर्टिकुलर डिग्रीज पर उसकी लग्न राइज हो रही हो नेटिव की, तो वो आपका बालरिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। वज्र मुष्टि योग बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। वज्र मुष्टि योग कब बनता है? इफ कैंसर और स्कॉर्पियो राशि लग्न के अंदर हो, मतलब 4 साइन की लग्न हो या 8 साइन की लग्न हो, सारे के सारे मेलिफिक प्लेनेट 10 से लेकर 4th हाउस के बीच में हो, सभी के सभी मेलिफिक प्लेनेट 10 से 4th हाउस के बीच में हो, जिसे हम ईस्टर्न हाफ बोलते हैं। कुंडली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, तो ऊपर का हाफ ईस्टर्न हाफ होता है 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। सभी अशुभ ग्रह वहां पर है, और सभी बेनिफिक प्लेनेट वेस्टर्न हाफ में हो। वेस्टर्न हाफ का मतलब आपका 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th हाउस के अंदर हो, तो चाइल्ड इज bereft ऑफ लॉन्गेविटी, तो ऐसे बच्चे की उम्र काफी कम होती है, बचपन में ही उसके डेथ होने की पूरी संभावना होती है। फर्दर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। इफ रेट्रोग्रेड सैटर्न इज प्लेस्ड इन 8th हाउस, अभी मैंने बताया था यदि आपका डायरेक्ट सैटर्न 8th हाउस में है तो वो उम्र एज प्रोवाइड करता है, मगर रेट्रोग्रेड सैटर्न 8th हाउस में हो, पहली कंडीशन, फिर वो मार्स की राशियों में हो, एरीज जहां पर वो नीच का हो जाता है, या स्कॉर्पियो वृश्चिक, इन दोनों में से किसी भी राशि में हो, तो वो आपका उस बच्चे को केवल ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि उसकी एज 2 ईयर तक होती है मैक्सिमम। सो इफ रेट्रोग्रेड सैटर्न इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस इन द राशि ऑफ मार्स एंड इज एस्पेक्टेड बाय ये स्ट्रॉन्ग मार्स, उसे मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा हो, 1 और 8 साइन में सैटर्न बैठा हो और उसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा हो, तो इट गिव्स 2 ईयर लॉन्जिविटी टू द चाइल्ड। 7th कॉम्बिनेशन पर आते हैं। इफ बर्थ इज एट द सोलर और लूनर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्र ग्रहण चल रहा है, सूर्य ग्रहण चल रहा है, उस समय पर बच्चे की बर्थ हो, देन सन एंड मून आर क्लोज टू राहु और केतु, तो डेफिनेटली चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा राहु या केतु के क्लोज होता है। एंड सैटर्न एंड मार्स एस्पेक्ट द लग्ना, द चाइल्ड डाइज इन 15 डेज। तो कॉम्बिनेशन क्या है? पहली कंडीशन तो यह है कि जन्म चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय पर होना चाहिए। दूसरा, लग्न को शनि और मार्स एस्पेक्ट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो बच्चे की डेथ हो जाएगी 15 डेज में। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय का कॉम्बिनेशन है। फर्दर 8th कॉम्बिनेशन है, इफ सैटर्न, मार्स एंड सन, तीनों ये आपके मेलिफिक प्लेनेट है राहु केतु के अलावा, सैटर्न, मार्स एंड सन, प्लेस्ड इन 6th और 8th हाउस, छठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए, इट लेड्स टू डेथ विद इन 1 month। इवन इफ यम हिमसेल्फ ट्राइज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, इट कैन ऑल्सो मीन सीरियस इलनेस। तो आपका सिंपल मतलब यह है कि यदि सैटर्न, मार्स और सन कुंडली के, बच्चे की कुंडली के छठे या 8वें भाव में से किसी भी एक भाव में बैठे हो, या इनको डिवाइड भी कर लें कि आपके 2 प्लेनेट छठे में बैठे हैं और तीसरा 8वें में बैठा है, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि यम खुद भी उसे नहीं बचा सकता, मगर आप इसे सीरियस इलनेस मानकर चलें, ये भी आपका बालरिष्ट हो गया। 9th कॉम्बिनेशन, इफ बर्थ इज एट सनराइज और सनसेट, ट्विलाइट, मतलब जब सूर्य उग रहा हो उस समय पर या सूर्य छुपने के समय पर मून की ओरा में जन्म हो। मून की ओरा एक्चुअली क्या होती है, ओरा निकालने का वीडियो मेरा देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मून की ओरा मंडे को मॉर्निंग में, सोमवार को, हर एक प्लेनेट की होरा दिन में 3 बार रिपीट होती है, 1-1 घंटे की होती है करीब। तो सूर्य, चंद्रमा की होरा और किसी किसी प्लेनेट की 4 बार भी रिपीट होती है। तो सोमवार के दिन सुबह सनराइज के समय पर जो 1 आवर की जो होरा होती है वो मून की होरा होती है। तो या तो चाइल्ड का बर्थ मून की होरा में हो, सनराइज या सनसेट पर, या फिर गंडांत पे हो, जंक्शन पॉइंट ऑफ पाइसेस एंड एरीज,
कैंसर एंड लियो एंड स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस गंडांत के बारे में मैं आज की क्लास में हो सका तो बताऊंगा आगे डिटेल में। विद मून एंड मेलिफिक प्लेस्ड इन केंद्रा इट रिजल्ट टू डेथ ऑफ चाइल्ड। तो कॉम्बिनेशन सिंपल ये है कि आपका चाइल्ड का बर्थ सनराइज या सनसेट पर हो, पहली कंडीशन। वो मून की हो रहा हो, मून की हो रहा नहीं हो तो गंडांत होना चाहिए। गंडांत का मतलब होता है आपकी जो वाटर साइन की राशियों की लग्न खत्म हो रही हो और फायर साइन की राशियों की लग्न शुरू हो रही हो, उसको हम गंडांत बोलते हैं। जैसे पाइसेस और एरीज का जो आपका एंड पॉइंट है, पाइसेस की 29 डिग्री हो, एरीज की 1 डिग्री हो, वो गंडांत हो गया। कैंसर की आपकी 29 डिग्री हो, लियो की 1 डिग्री हो, स्कॉर्पियो की 29 डिग्री हो, सेजिटेरियस की 1 डिग्री हो, वो गंडांत हो गया। विद मून एंड मेलिफिक प्लेस्ड इन केंद्रस, जो केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा या मेलिफिक प्लेनेट बैठे हों तो इट कैन ऑल्सो कोज डेथ ऑफ द चाइल्ड। 10th कॉम्बिनेशन है इफ बर्थ इज ड्यूरिंग द एक्लिप्स। एक एक्लिप्स का मैं पहले कॉम्बिनेशन बताया था, सोलर और लूनर एक्लिप्स का, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। मून इज एसोसिएटेड विद मेलिफिक इन लग्न, मतलब चंद्रमा यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है और उसका एसोसिएशन मेलिफिक के साथ हो रहा है। एंड मार्स इज इन 8th हाउस, द चाइल्ड डाइज विद हिज मदर बिकॉज ऑफ वेपन ऑपरेशन, ड्यूरिंग सर्जरी डेथ हो जाएगी। तो एक्लिप्स के समय पर जन्म हो रहा है और चंद्रमा एसोसिएटेड है विद द मेलिफिक और लग्न में प्लेस्ड है। मार्स आपका 8th हाउस के अंदर बैठा हो तो चाइल्ड और मदर की डेथ होगी ड्यूरिंग सर्जरी। आज के समय पर आप इसको कॉम्प्लिकेसी कह सकते हो, डॉक्टर्स बचा लेते हैं, पुराने समय पर यह सर्टेनली ऐसा हो जाता था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आएगी, व्हेन अरिस्ट इज सीन, कैंसिलेशन फॉर अरिस्ट, दैट इज द अरिस्ट भंग मस्ट बी लुक्ड फॉर। इफ अरिस्ट भंग इज प्रेजेंट देन अरिस्ट मैन मे गेट रिड्यूस और एवर्टेड। तो हम अरिष्ट भंगी की बात करेंगे कि किसी की कुंडली में अरिष्ट के योग बन रहे हैं, तो आप यहीं पर नहीं रुक जाएंगे, अब देखेंगे क्या अरिष्ट भंग भी हो रहा है क्या। तो बहुत सारे केसेस में अरिष्ट भंग हो जाएगा और वो अरिष्ट भंग स्ट्रोंग होगा, तो ऐसे केस में चाइल्ड का अरिष्ट नहीं होता। तो आपको बाल अरिष्ट के योग मिलेंगे मगर उसका भंग भी आपको मिलेगा। तो जब भी आप बाल अरिष्ट चेक कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कि अरिष्ट भंग हो रहा है और स्ट्रांगली भंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या दिक्कत होगी तो माइनर किस्म की होगी, छोटी मोटी बीमारी होकर बच जाएंगे। द वर्गास, इफ अरिष्ट इज सीन इन चाइल्ड होरोस्कोप, अरिष्ट को आपने जैसे D1 चार्ट के अंदर देख लिया, वन मस्ट एग्जामिन इन द नवांशा, ड्रैकोना, द्वादशांशा एंड त्रिमशांशा, मतलब D9, D3, D12 और D30 चार्ट को भी एनालाइज करना चाहिए हमेशा। D1 चार्ट में कोई बाल अरिष्ट दिख गया तो आपको ये नहीं कहना कि बाल अरिष्ट हो जाएगा, आप उसके डिविजनल चार्ट जो मैं बता रहा हूँ D9, D3, D12 और D30 में भी देखें। इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन द वर्गास देन इट रिड्यूसेस द डेंजर। इंप्रूवमेंट का मतलब आपका सपोज चंद्रमा 6-8-12 में है D1 चार्ट में और वहां पर वो अच्छी स्थिति में चला गया, त्रिकोण में चला गया, D9 में, D3 में अच्छी स्थितियों में है, तो इंप्रूवमेंट होगा तो वो भी अरिष्ट नहीं होने देगा। बट इफ अरिष्ट इज सीन रिपीटेड इन द वर्गास then there is serious cause for worry and immediately remedies like व्रत, दान, जप और हवन must be advised। तो यदि आपको देख रहे हैं कि बाल अरिष्ट उसके D1 चार्ट में भी अपियर हो रहा है और सभी के सभी डिविजनल चार्ट भी उसी तरीके उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको नेटिव को रेमेडीज बतानी चाहिए कि इनका बाल बच्चे के जन्म के समय पर बृहद पाराशास्त्र होरा शास्त्र कहती है कि रेमेडीज काम करती है और मंत्रा बेस्ड वो रेमेडीज हैं जिनको यदि लगाया जाए तो वो बाल अरिष्ट से बचा जा सकता है। व्हेन विल अरिष्ट टेक प्लेस, कब चाइल्ड की डेथ होगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। अरिष्ट विल टेक प्लेस व्हेन द लग्न लॉर्ड मून गेट वीकेंड अकॉर्डिंग टू दशा, अंतरदशा एंड गोचर। ये कमजोर हो जाएं। अब आप कहोगे कमजोर कैसे हो सकते हैं, लग्न तो आपकी जिसकी जैसी है वैसी रहेगी, कमजोर कैसे हो सकती है दशा और गोचर के साथ। कमजोर होने का मतलब यहां पर है कि आपकी लग्न कमजोर हो जाती है, लग्न की लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है जब मेलिफिक प्लैनेट्स की दशाएं चलती हैं। 6 से 12th लॉर्ड की दशा चल रही है तो लग्न कमजोर हो जाती है। इसी तरीके से लग्न पर जब मेलिफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहे हो तभी भी लग्न कमजोर हो जाती है। तो डेथ कब होगी, जब आपकी 6 से 12th लॉर्ड मेलिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है और उनका गोचर भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है लग्न को कि वो लग्न को वीक कर रहा है। एंड द अरिष्ट विल नॉर्मली एंटर थ्रू द डोर्स ऑफ 6th, 8th एंड 12th भावास इन द दशा ऑफ देयर लॉर्ड। तो अल्टीमेटली पर्पस ये है लग्न, मून और
लग्न लॉर्ड वीक होता है जब भी दशा चलती है 6, 8, 12 लॉर्ड की, और मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होता है लग्न पर ड्यूरिंग इन गोचर, तो उस समय पर अरिष्ट होगा। इफ द लग्न और मून डू नॉट गेट वीकेंड इन दशा एंड गोचर, यदि लग्न और मून वीक ना हो, वीक ना होगा मतलब उन मेलिफिक हाउसेस के प्लैनेट्स की दशा नहीं चल रही है, देन अरिस्ट मे नॉट टेक प्लेस। इज ए डिजीज विल अटैक ए पर्सन एट द टाइम व्हेन हिज हेल्थ इज ऑलरेडी वीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ये अरिष्ट तभी भी नहीं होगा, अरिष्ट के योग हैं कुंडली में, मगर आपका लग्न लॉर्ड और मून वीक नहीं होते। वीक नहीं होने का मतलब अशुभ ग्रहों की दशा नहीं आई, मारक भावों की दशा नहीं आई, तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जो अरिष्ट योग है कुंडलियों में। तो आप बहुत सारी कुंडलियों में देखोगे बाल अरिष्ट है, मगर आप कहोगे तो बाल अरिष्ट है, इसको तो कुछ हुआ नहीं। तो केवल बाल अरिष्ट योग होने से कोई भी योग कुंडली का तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक कि उस योग को सपोर्ट करने वाली दशाएं ना आए। तो बाल अरिष्ट के केस में बचपन में यदि अशुभ दशाएं नहीं आ रही हैं तभी भी वो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। विल द अरिष्ट टेक प्लेस एट ऑल, क्या अरिष्ट होगा ही, ये क्वेश्चन है आपका। सो टू डिस्क्राइब दिस बोथ अरिष्ट एंड अरिष्ट भंग हैव टू बी वेटेड। आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल दोनों का एनालिसिस कि अरिष्ट के कैसे योग है और अरिष्ट के योग हैं तो अरिष्ट भंग है क्या। अब अरिष्ट भंग है तो उसकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि अरिष्ट भंग किस लेवल का है। यदि अरिष्ट भंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो अरिष्ट होने नहीं देगा। इफ द सिचुएशन इंप्रूव इन नवांशा देन द अरिष्ट मे नॉट टेक प्लेस। तो D9 चार्ट में हम जाकर देखेंगे कि जो अरिष्ट की सिचुएशन क्या वहां पर इंप्रूव हो रही है, यदि इंप्रूव हो रही है तभी भी अरिष्ट नहीं होगा। इफ अरिष्ट भंग इज स्ट्रोंगर एंड जातक दशा सीक्वेंस इज फेवरेबल देन अरिष्ट मे नॉट टेक प्लेस एट ऑल। जो मैंने पहले ही बता दिया कि अरिष्ट भंग स्ट्रोंगर हो और दशा फेवरेबल आ गई, अशुभ ग्रहों की दशा नहीं है, सपोज उसके योग कारक की दशा चल रही है, लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है जन्म के समय पर ही, तो वो अरिष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। If Arist is too strong and Arist Bhang is weak and Dasha sequence and Gochar are unfavorable, then Arist cannot be avoided। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो अरिष्ट कॉम्बिनेशन और अरिष्ट भंग को कंपेयर करना है, इसके बाद आपको दशाओं को देखना है, गोचर को देखना है। यदि दशा गोचर अरिष्ट ये सभी आपके बाल अरिष्ट के लिए फेवरेबल हैं तो बाल अरिष्ट हो जाएगा, मगर वो बाल अरिष्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरिष्ट भंग है स्ट्रॉन्ग और दशाएं फेवरेबल प्लैनेट्स की हैं, तो कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी अरिष्ट नहीं होगा। अब अरिष्ट भंग कैसे देखते हैं, तो इसके कुछ एक मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लासिक्स में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है अलग अलग क्लासिक्स में, मगर उन सभी पर जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें आपको देखनी चाहिए अरिष्ट भंग में वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अरिष्ट भंग की कैंसिलेशन ऑफ अरिष्ट को अरिष्ट भंग बोलते हैं। इट गिव प्रोटेक्शन एंड रिजल्ट इन कंपैरेटिव इंप्रूवमेंट। तो ये प्रोटेक्शन देगा एक तरीके से, हम ये मानकर चलेंगे। द एसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्रोटेक्ट द चाइल्ड। लग्न से यदि स्ट्रॉन्ग बेनिफिक का एसोसिएशन हो तो वो चाइल्ड को बचा लेते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। नंबर 1, प्रीडोमिनेंस ऑफ बेनिफिक इन्फ्लुएंस ऑन लग्न लॉर्ड, मून और मून डिस्पोजिटर और ऑन केंद्र कैंसिल्स और बाल अरिष्ट। तो लग्न पर, लग्न लॉर्ड पर, चंद्रमा के डिस्पोजिटर पर और केंद्र भावों के अंदर यदि बेनिफिक प्लैनेट्स का डोमिनेंस हो तो अरिष्ट भंग से बचा, अरिष्ट भंग हो जाएगा और बाल अरिष्ट से बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इफ स्ट्रॉन्ग डिग्निफाइड इन उपचय और सवाष्टी, जुपिटर इन कैंसर, सेजिटेरियस और पाइसेस, उसका मीनिंग से ये है स्वराशि है, सॉरी उच्च और स्वराशि कि जुपिटर कुंडली के अंदर कैंसर साइन में हो, सेजिटेरियस में हो, पाइसेस में हो और लग्न में प्लेस्ड हो। जुपिटर स्वराशि का उच्च का होकर लग्न में प्लेस्ड हो, या शुक्र स्वराशि या उच्च का होकर लग्न में प्लेस्ड हो, या मरकरी स्वराशि और उच्च का होकर लग्न में प्लेस्ड हो। मतलब ये तीनों बेनिफिक जो प्लैनेट हैं वो स्वराशि या उच्च के बैठकर लग्न में बैठ जाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर 1,00,000 कमियों को, आपकी कुंडली के अंदर 1,00,000 बुरी बातें हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ये सेंटेंस लिखता है कि स्ट्रॉन्ग डिग्निफाइड जुपिटर इन कैंसर, सेजिटेरियस और पाइसेस राशि इज प्लेस्ड इन लग्न, इट गिव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल्स। इन सच ए पोजिशन ही इज सपोज टू ओवरकम 1,00,000 दोषास, 1,00,000 दोषों को दूर करता है। ऐसे ही यदि शुक्र भी स्वराशि का या उच्च का होकर लग्न में बैठा है तो वो 10,000 दोषों से आपको बचाएगा।
और यदि मरकरी बैठा है तो वो 1000 दोषों से बचाएगा। उसमें कंडीशन है वो स्वराशि के हो, आप जानते हो, इसीलिए हम जुपिटर को बेनिफिक बोलते हैं। यदि वो केंद्र स्थानों में त्रिकोण में भी आकर बैठ जाए तभी भी वो नेटिव को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि लग्न में बैठकर प्रोटेक्ट करता है। तो यदि किसी की कुंडली में लग्न के अंदर तीनों में से कोई भी बेनिफिक प्लेनेट स्वराशि या उच्च का होकर बैठा हुआ है तो वो किसी भी तरीके का बाल अरिष्ट नहीं होने देगा। थर्ड केस, स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड इन केंद्रा प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द चाइल्ड, इट प्रमोट लॉन्जेविटी। तो लग्न लॉर्ड यदि स्ट्रॉन्ग होकर केंद्र भावों में जाकर बैठ जाता है तो वो भी प्रोटेक्ट करता है और लॉन्जेविटी को प्रमोट करता है। फोर्थ वन कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड इन केंद्रा एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक अनएक्सपेक्टेड बाई मेलिफिक डेस्ट्रॉय एफ्लिक्शन एंड प्रमोट्स लॉन्जेविटी। तो ये फिर और कॉम्बिनेशन हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड आपका केंद्र में बैठा हुआ है और उसको बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं और मेलिफिक नहीं एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन सभी कॉम्बिनेशंस में। लग्न या लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, इन कॉम्बिनेशंस का मतलब यह है 1 2 3 4 का, कि यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो बाल अरिष्ट योग होने के बावजूद भी बाल अरिष्ट नहीं होगा। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है आपका, देखिए, यदि मून इज प्लेस्ड इन 6th 8th एंड 12th हाउस, ये बाल अरिष्ट योग है अंडर द एस्पेक्ट ऑफ मेलिफिक, तो इसे हम बाल अरिष्ट योग बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। मगर यहां पर यह ध्यान रखना है कि मून 6th 8th 12th के अंदर बैठा हुआ है और उसको मेलिफिक देख रहे हैं, मगर आपका शुक्ल पक्ष का जन्म है और रात्रि में जन्म हो गया भाई दिव्य आपका। इफ द बर्थ इज एट नाइट इन शुक्ल पक्ष फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, रात्रि के समय पर, और या फिर दिन के समय जन्म हो रहा है और आपका जन्म है कृष्ण पक्ष का, तो उसको देवी मां प्रोटेक्ट करती हैं, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। मून खुद उसको प्रोटेक्ट करेगा मां भगवती की तरह। कॉम्बिनेशन को फिर से सुन लें, ये बाल अरिष्ट योग है 6th 8th 12th हाउस के अंदर मून हो मेलिफिक इन्फ्लुएंस में, मगर ये बाल अरिष्ट योग दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, यदि शुक्ल पक्ष के अंदर रात्रि के समय का जन्म है या कृष्ण पक्ष के अंदर दिन के समय का जन्म है, तो चंद्रमा खुद प्रोटेक्ट करेगा उसको मां भगवती की तरह और वो बाल अरिष्ट नहीं होने देगा। 6-1 कॉम्बिनेशन है, राहु इन 3, 6 एंड 11th हाउस एक्सपेक्टेड बाई बेनिफिक रिमूव एफ्लिक्शन इंस्टेंटेनियसली। तो राहु आपका त्रिसाढ़ हाउसेस के अंदर बैठ जाए 3, 6, 11 के अंदर, मगर उसको बेनिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपका बाल अरिष्ट से बचा लेगा। इफ एरीज टॉरस कैंसर आर इन लग्ना 1 2 4 साइन with Rahu placed in it, then also any affliction get neutralized। तो ये राहु के दो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जैसे मेलिफिक मानकर चलते हैं हम लोग। त्रिसाढ़ हाउसेज में यदि राहु बैठा हुआ है, उस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो बाल अरिष्ट नहीं होने देगा। और 1 2 4 लग्न की कुंडली है, पत्रिका है, और उसकी लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो वो भी बाल अरिष्ट नहीं होने देता। 7th कॉम्बिनेशन है, इफ सन इज प्लेस्ड इन 12th हाउस ऑफ लिब्रा लग्न, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कॉम्बिनेशन है। लिब्रा लग्न की कुंडली में सूर्य 6 साइन में 12वें भाव के अंदर बैठा होता है, इट गिव्स आयु ऑफ 100 ईयर। क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, पाराशर जी ने स्पेशल कॉम्बिनेशन दिया है, शतायु होने का एक कॉम्बिनेशन है कि लिब्रा लग्न की कुंडली में किसी के यदि 12th हाउस के अंदर सूर्य बैठा हुआ है तो उसकी 100 ईयर की एज हो जाती है। कितने भी बाल अरिष्ट योग हो, उसका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। इफ मून इज इन 6th 8th, if moon is in 6th or 8th house but he is in Dreshkon of benefic, then it cancel अरिष्ट। यदि मून 6ठे और 8वें भाव में हो और वो डी, मून को हम देख रहे हैं 6ठे और 8वें भाव में है, मगर D3 चार्ट में वो बेनिफिक प्लेनेट की राशि के अंदर हो जाए, मतलब 3 6 9 12 2 7 साइन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है D3 चार्ट के अंदर, और मगर वो जन्म कुंडली में 6ठे और 8वें भाव में है, तभी भी बाल अरिष्ट कैंसिल हो जाता है, अरिष्ट भंग बोलते हैं। फुल मून एस्पेक्टेड बाई ऑल प्लैनेट्स कैंसिल अरिष्टा, ऑल की जगह यहां पे बेनिफिक मान लीजिए, ऑल तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। फुल मून का मतलब है आपका पूर्णमासी का चंद्रमा है, बच्चे का जन्म पूर्णमासी को हुआ है और चंद्रमा पर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो भी अरिष्ट भंग हो जाएगा। मतलब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे, एक दूसरे से 7वीं राशि में होंगे, तब यदि चंद्रमा को बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं तभी भी बाल अरिष्ट हो जाएगा, बाल अरिष्ट का कैंसिलेशन हो जाएगा। बेनिफिक इन 6th 7th एंड 8th हाउस फ्रॉम लग्न और मून अनएसोसिएटेड विद मेलिफिक प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरिष्टा।
ये दोनों एक्चुअली चंद्रादि और लग्नादि योग होते हैं। चंद्रादि योग होता है चंद्रमा से छठे सातवें आठवें भाव के अंदर बेनिफिक प्लेनेट बैठे हों और उन पर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। लग्नादि योग होता है लग्न से छठे सातवें आठवें भाव के अंदर बेनिफिक बैठे हों और उन पर कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग होते हैं, कुंडली को बहुत बली बना देते हैं। तो ऐसे केस में भी अरिष्ट भंग हो जाता है। 11th कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड वीनस इन केंद्रा डेस्ट्रो इविल। तो इसमें कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बेनिफिक प्लेस्ड इन केंद्राज हो गया है। ये दोनों बेनिफिक हैं, यदि केंद्र में बैठे हुए हैं तो अरिष्ट भंग कर देते हैं। इफ लग्न इज स्ट्रॉन्ग and the benefic are also strong while the malefics are weak, the child is protected from danger। तो नेचुरली लग्न यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है और बेनिफिक प्लेनेट भी कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मेलिफिक वीक है, तो मेलिफिक वीक हो गए तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो बाल अरिष्ट में मेलिफिक प्लेनेट्स का रोल होता है उनके अंदर ताकत नहीं है, बल नहीं है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। 13 कॉम्बिनेशन है फुल मून इज एस्पेक्टेड बाई वीनस हु इज इन फ्रेंडली नवांशा, इट डेस्ट्रॉयज इविल। तो आपका फुल मून है वही पूर्णिमाशी का जन्म है और उसी चंद्रमा को वो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से मिलता हुआ है। फुल मून एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक्स, यहाँ पे फुल मून इज एस्पेक्टेड बाई वीनस, शुक्र, जुपिटर देख लेगा तो भी काम चल जाएगा। और मून आपके फ्रेंडली नवांशा के अंदर आ रहा है, मतलब वो नवांशा में मित्र राशि के अंदर चला गया है, तभी भी बाल अरिष्ट का भंग हो जाएगा। लास्ट हो गए स्ट्रॉन्ग गुड राज योगाज इन होरोस्कोप ऑल्सो प्रमोट लॉन्जिविटी। यदि कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहे हैं तो वो भी बाल अरिष्ट को भंग कर देते हैं और बच्चे की आयु को काफी प्रोटेक्ट करेंगे, बचाकर रखेंगे। एंड में हम इसमें बात करेंगे, देखिए मैंने बाल अरिष्ट के जो भी क्लासिकल कॉम्बिनेशन है उन्हें ब्रीफ करके आपको बताया है। इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप बच्चों की कुंडली को, उनसे हेल्थ से रिलेटेड मैटर आपके पास आए, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे इस तरीके का, तो इन सब चीज़ों को, कॉम्बिनेशंस को, वो आसान ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनके बेसिस पर आप इजीली पता कर सकते हो कि बाल अरिष्ट होगा, उसका भंग यहाँ पर अपीयर हो रहा है या नहीं। मून एंड द लग्न लॉर्ड आर द मेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड when they come under strong malefic influence arishta is produced। in general जब भी चंद्रमा और लग्न पर अशुभ ग्रहों का पूरी तरीके से असर हो, वो दोनों ही पीड़ित हो, तो वो अरिष्ट कॉज करते हैं, बाल अरिष्ट हो या किसी भी तरीके का अरिष्ट हो। मगर उन पर जब भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो, बेनिफिक हाउसेज में वो प्लेस्ड हो, तो अरिष्ट को वो रिड्यूस करते हैं या पूरी तरीके से हटा देते हैं। लग्न लॉर्ड और चंद्रमा पर यदि बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो जाए या वो बेनिफिक हाउसेज में प्लेस्ड हो तो बाल अरिष्ट खत्म हो जाता है। फर्दर जब भी बेनिफिक एस्पेक्ट होता है किसी भी प्लेनेट पर या लग्न पर, तो वो भी अच्छा माना जाता है। यदि बेनिफिक प्लेनेट प्लेस हो जाए 8th हाउस में एंड इज एस्पेक्टिंग फ्रॉम देयर, देन द एस्पेक्ट विल नॉट प्रोवाइड एनफ प्रोटेक्शन। देखिए क्या है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट व्हेन ए बेनिफिक एस्पेक्ट हैज टू प्रोटेक्ट then that aspect must come from a good house। मतलब जो बेनिफिक एस्पेक्ट है, जो प्लेनेट बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, लग्न लॉर्ड को या मून को, तो उस जो प्लेनेट का आप प्लेसमेंट भी देखिए, जैसे एक बेनिफिक बैठा हुआ है 8वें भाव के अंदर और वहां से यदि लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है या मून को एस्पेक्ट कर रहा है तो वो वीक हो जाता है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है चार्ट बारे में, जब भी कोई प्लेनेट जाकर बैठता है तो वो खुद ही वीक हो जाता है, तो वीक प्लेनेट का एस्पेक्ट भी वीक माना जाता है। सो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट व्हेन ए बेनिफिक एस्पेक्ट हैज टू प्रोटेक्ट देन द एस्पेक्ट मस्ट कम फ्रॉम ए गुड हाउस। इफ ए बेनिफिक इज प्लेस्ड इन 8th हाउस एंड इज एस्पेक्टिंग फ्रॉम देयर, देन द एस्पेक्ट विल नॉट प्रोवाइड इनफ प्रोटेक्शन। फर्दर इफ अरिष्ट भंग एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अरिष्ट नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, आपको उनको दोनों को कंपैरिजन में देखना है कि अरिष्ट भंग स्ट्रॉन्ग है या अरिष्ट स्ट्रॉन्ग है। यदि पूरी तरीके से कैंसिलेशन हो पा रहा है तभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, अदरवाइज यदि अरिष्ट भंग है मगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी भी बाल अरिष्ट हो सकता है। या अरिष्ट भंग एनफ स्ट्रेंथ का है तो वो प्रोटेक्ट कर लेगा, थोड़ी बहुत डिजीज के बाद चाइल्ड सेव हो जाएगा। Remedial measures and prayers do wonders and may save the child when the अरिष्ट भंग fails। जब अरिष्ट भंग काम नहीं करेगा तो आपका रेमेडियल मेजर्स चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सर्टेन बातें यहाँ पर कही और इनको हम बाल अरिष्ट के केस में यूज कर सकते हैं। आज की क्लास की जो मैं रिकॉर्डिंग है वो 2 पार्ट्स में करूंगा। सेकंड पार्ट में मैं इसको आपको गंडांत के बारे में बताऊंगा,
टू पार्ट्स में मैं इंटेंशनली इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप इसको अलग अलग कंपोनेंट में दोनों टॉपिक्स को समझ पाए।